हेलो, नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है? सब लोग बढ़िया हैं, ऐसी उम्मीद करूंगा। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बहुत मोटिवेटिंग पिक्चर जो है वो आपके सामने आपको दिख रही होगी। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग पिक्चर है और इससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। बहुत ध्यान से इस पिक्चर को देखो जरा। एक मोटिवेटिंग पिक्चर टाइप है ये, और एक इंसान है वो भाग रहा है जिंदगी में अपनी मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, और इस इंसान का जो एंगल है वो है लगभग 45 डिग्री। तो ये चीज हमें ये सिखाती है कि अगर जिंदगी में आप सही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो आप निश्चित ही अपनी मंजिल को पा लेंगे, ये श्योर है। ठीक है भैया, तो इसी एक्साइटिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग पिक्चर के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लिए हैं एसएससी और यूपीएसआई के एग्जाम में आए हुए। ठीक, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं सभी टॉपिक्स के। जल्दी से क्वेश्चन की क्लास की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने कुछ इस प्रकार है। आप क्वेश्चन आराम से देखिए और सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। जब वीडियो प्रीमियर हो रही होगी देन आई विल सी योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आर यू गेट इट और माय पॉइंट और नॉट? क्या बोल रहे हैं आप ये बोल रहे हैं कि सर 0.47 पे बार लगा हुआ है और ये पूछ रहे हैं कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर पर बार लगा होता है उतने ही 9 नीचे लगा दिया करो। तो 47 में 2 पे बार लगा है तो 47/99 यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। ये तो इजी क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में 2016 में पूछा गया है। ये कह रहे हैं यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ 20 सेंटीमीटर है, यानी आप कह रहे हैं त्रिज्या यानी r प्लस एच, रेडियस और ऊंचाई का जोड़ कितना है? 20 सेंटीमीटर है। पहली बात तो हमें ये दे रखी है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 है। यानी आप जानते हैं कि किसी भी बेलन, किसी भी सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? तो आप कहोगे सर 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर होता है। मानते हो ये बात? देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्त, बिना फॉर्मूला की जिंदगी बर्बाद होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसका आयतन बताइए कितना होगा। तो एक बात बताओ भैया, आयतन किसी भी बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब क्या है कि आर और एच तुमको पता करनी पड़ेगी, तभी तो आयतन पता कर पाओगे दोस्त, बताओ। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। टोटल सरफेस एरिया 880 दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 880 बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बाहर है और अंदर आर प्लस एच है। मन की नजरों से देखें तो आर प्लस एच की वैल्यू 20 है, वो हम यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। फिर प्यार की नजरों से देखें अगर, तो 22 से 880 40 बार कट जाएगा और 2 से 40 20 बार कट जाएगा और ये 20 से ये 20 कट जाएगा तो ये 7 इधर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर रेडियस सवाल की कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक, अच्छा ये बात आप भी जानते हैं और कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर रेडियस जो है वो सर 7 आ गई है तो रेडियस और ऊंचाई का जोड़ 20 है। तो आप कहेंगे यहां से ऊंचाई जो है वो कितनी रही होगी? 13 रही होगी। अब आप बताओ बच्चों वाली बात नजर आ रही है कि नहीं? भैया वॉल्यूम पूछा है पाई आर स्क्वायर यानी पाई 22/7, आर 7 है तो 7 गुणा 7 और एच कितना है? 13। 7 से आप 7 को काट दो और 22 गुणा 7 गुणा 13 कर लो। 13 7 91 होते हैं। 91 में 22 का गुणा करो तो आप देख रहे हो कि 2 का 1 में गुणा करोगे तो 2 एकम 2, तो यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए आंसर की। तो आप कहेंगे सर ना तो ये यूनिट डिजिट 1 है, ना ये 2 है, ना ये 2 है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, नहीं ऑप्शन नंबर सी सवाल का परम सत्य जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया? सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें, मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कह रहे हैं कि 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है और नए मिश्रण में पानी को 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना पड़ेगा। ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर, तो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 20%। बात की गहराई समझ रहे हैं दोस्तों कि नहीं? बताओ, अगर बात की गहराई पकड़ पा रहे हैं तो बोर्ड पे नजरें रखना। मैं क्या कह रहा हूं कि ये रहा मिल्क और ये रहा वाटर। देखिए कह रहे हैं कि मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है जिसमें 10% वाटर है। तो आप बताइए अगर 10% वाटर है तो 90% मिल्क रहा होगा? बताइए, बोलो। तो आप कहेंगे सर जो रेशियो आप यहां से बनाओगे मिल्क और वाटर का अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन वो 9:1 का बनेगा रेशियो। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी मिलाएं ताकि मिश्रण में 20% बनाने, मिश्रण में पानी को 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाएं? तो मैंने कई बार ऑफलाइन में बताया था कि जिस चीज को मिलाया जाता है बस उसी को छेड़ते हैं, जिसको वो नहीं मिला रहे उसको नहीं छेड़ते हैं। भाई पानी मिलाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दूध को नहीं छेड़ना है, दूध जैसा है वैसा ही रखना है।
बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आपने कहा कि 20% पानी जो है वो बनाना है, तो 10% पहले था, अगर 20% पानी बनाना है तो अब मिल्क कितना होगा 80, तो आप कहोगे सर अब रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। तो बहुत ध्यान से सुनना, पहले रेशियो था 9, अब रेशियो दूध का हो गया 4, और पहले पानी था 1 और अब भी 1 है। तो देखो पानी मिला रहे हैं तो दूध पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो क्या करोगे, यहां पर दूध को बराबर करोगे। क्या करोगे? दूध को बराबर करोगे। आप कहोगे सर ये 9 है, इसको 36 बना लो 4 का गुणा करके, और ये 4 है, इसको 36 बना लो 9 का गुणा करके। अब 4 का गुणा यहां किया है तो 4 का इसमें भी करना पड़ेगा, और 9 का अगर यहां किया है तो 9 का इसमें भी करना पड़ेगा। तो मिल्क वाटर का नया रेशियो कितना आ गया 36 रेशियो ये और वो 4, और ये आ गया 36 रेशियो आपका 9। तो मन की नजरों से, अगर प्यार की नजरों से देख लें आप कि ऊपर जो मिश्रण बन रहा है 36 और 4 40 यूनिट बन रहा है, और क्वेश्चन में भी देखो 40 यूनिट ही दे रखा है। इसका मतलब है कि दूध 36 पहले भी था, दूध 36 अब भी है, पानी 4 से 9 हुआ है। इसका मतलब कितना लीटर पानी मिलाया है? 5 लीटर पानी मिलाया है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का जवाब हो जाएगा। बात समझ गए? रेशियो पे खेलेंगे, रेशियो पे गर्दा उड़ा देंगे। मैं बता रहा हूं तुमको, बात समझ लेना मेरी ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही ध्यान से, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आपको पता है कि किस तरीके से किया जाता है, मैंने बताया है कई बार। क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग सबसे पहले, और सब बच्चे कमेंट में आंसर बताएंगे। रजत जी, राघवी जी, ये कुछ होशियार बच्चे हैं क्लास के। बाकी लड़कों में ऋषि भाई हैं और कार्तिक जी हैं, काफी लोग हैं, मयंक जी हैं। ये सभी लोग आंसर करने का प्रयास करें, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, ठीक है? क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पे खर्च करता है, और अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर खर्च करता है, और अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। अगर उसके पास ऐसा सब करने के बाद 400 ही रुपया बचे, समझ रहे हो भैया, 400 बचे, तो उसकी आय कितनी थी, कितना रुपया कमाता था? तो कह रहे हैं भैया कि 1/3 भोजन पे खर्च करता है, 2/5 मकान पे और 1/5 कपड़ों पे। ध्यान सुनना, मैं इतना बेस्ट तरीका बता रहा हूं ना इस क्वेश्चन का तुमको कि ऐसा तरीका आपने देखा नहीं होगा, बस बोर्ड पर नजरें होनी चाहिए। देखिए जो भी ऐसा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको सबसे पहले लिख लो, और ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये 3 और ये 5 और ये 5, इसका एलसीएम उसकी टोटल इनकम मान ली जाती है। तो 5 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 15 हो जाएगा। यानी उस व्यक्ति की टोटल इनकम हमने मान ली 15 यूनिट। अब बताओ 15 में से अगर 1/3 वो खाना पे खर्च कर रहा है तो कितना खर्च कर रहा है? 15 का 1/3 5। उसके बाद 15 में से 2/5 वो मकान का रेंट दे रहा है, तो कितना रेंट दे रहा है? तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 रेंट दे रहा है। फिर इसका 1/5 यानी 3 जो है वो कपड़ों पे खर्च करता है। तो टोटल उसने कितना खर्चा कर लिया? आप कहोगे सर 6 5 11 और 3 14 यूनिट का खर्चा कर लिया दोस्त। 15 यूनिट टोटल कमाता था, तो बचा कितना है? 1 यूनिट। क्वेश्चन कितना कह रहा है? कितना बचा है? 400। 1 की वैल्यू 400 है, 15 टोटल मानी थी, तो 1 की 400, तो 15 चौकू 60, तो 15 की हो जाएगी 6000। कोरिया का बच्चा इस सवाल का आंसर बता देगा, आप तो हिंदुस्तान के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सवाल का सही जवाब है, ठीक है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़िए, बेहद आसान प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार क्वेश्चन। कि 2 पाइप हैं, वो किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 2 घंटे में खाली कर सकता है टंकी को, और अगर तीनों पाइपों को हम खोल लें तब कितने समय में टंकी भर जाएगी? ये एसएससी के एफसीआई एग्जाम में असिस्टेंट ग्रेड 3 में पूछा गया है क्वेश्चन। एफसीआई होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? ये एसएससी का ही एक एग्जाम है, तो इसका क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन लिखते रहो मैं इधर, क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि 2 पाइप किसी टंकी को 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। तो अगर मैं पाइप ए मान लूं, ये भर सकता है 3 घंटे में, पाइप बी है वो 5 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए ये ध्यान रखना, अगर ये खाली कर रहा है तो निगेटिव एफिशिएंसी से काम करेगा। मानते हैं आप ये बात? बोलो, अरे बोलो। तो आप कहोगे सर 3 5 और 2 का एलसीएम टोटल टंकी की कैपेसिटी होती है, तो 3 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 30 तो टोटल कैपेसिटी होगी टंकी की भैया, बिल्कुल क्लियर है। चलो अच्छा, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? आप कहोगे 10 यूनिट। बी की कितनी होगी? आप कहोगे 6 यूनिट। सी की कितनी होगी? आप कहोगे -15 यूनिट। क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है। बात समझना, ठीक? तो आपने बोला कि अगर सर तीनों एक साथ मान लो तीनों एक साथ चल गए, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों एक साथ चल गए तो क्या गेम होगा कि भैया ए 10 यूनिट पानी डालेगा, बी 6 यूनिट डालेगा, लेकिन सी देखो कितना हरामी है, वो 15 यूनिट खाली कर देगा।
तो 16 यूनिट ए और बी डाल रहे हैं और सी 15 निकाल रहा है, तो इसका मतलब टंकी में ओवरऑल पानी जा कितना रहा है, 1 यूनिट पानी जा रहा है। समझ रहे हो ना भैया बात को? इसका मतलब एफिशिएंसी सबकी मिलाकर कितनी है, 1 और 30 भरना है, तो समय कितना लग जाएगा आपको भी 30 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर हो जाएगा। और इसी साथ के आगे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं सीधा, एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, औसत चाल पूछा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब तक आप आंसर इस क्वेश्चन को पढ़ो और करो। देखिए कई बार बताया और आज फिर बता रहे हैं कि जब भी औसत चाल पूछे ना, एवरेज स्पीड आपसे पूछे, एवरेज स्पीड जब भी औसत चाल पूछे, तो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल कुछ नहीं है, कितनी दूरी चली है उसमें टोटल समय का भाग दे देते हैं, तो औसत आ जाता है, एवरेज स्पीड आ जाती है, औसत चाल आ जाती है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, तो आपने कहा सर एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो आप कहोगे सर पहले 50 किलोमीटर चला, फिर 40 किलोमीटर चला, फिर 90 किलोमीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 50 प्लस 40 प्लस 90, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम देखो, तो देखो भैया टाइम बराबर आपको पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। तो आप कह रहे हैं कि सर पहली दूरी उसने 50 चली थी 25 की स्पीड पे, तो टाइम कितना लगेगा, 50 बटे 25। दूसरी उसने 40 दूरी चली है 20 की स्पीड पे, तो टाइम लगेगा 40 बटे 20। तीसरी उसने 90 दूरी चली है 15 की स्पीड पे, तो टाइम लगेगा 90 बटे 15 यानी दूरी बटे चाल। तो औसत चाल बराबर आ जाएगा, इसको जोड़ो 50 40 90 और 90 180 और ये काट दो, 25 दूनी 50 2 और ये 2, ये भी 2 और ये 6 6 2 8 और 2 10 180 बटे 10। तो इसका सवाल का उत्तर कितना आ गया आपको, सर 18 औसत चाल आ गई, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में छुपी हुई है और बिल्कुल सही जवाब है। काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसी तरह पढ़ते रहिए, सिलेक्शन 100% तय है आपका। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ डेली क्लासेस लेना है और कुछ नहीं करना है, सारा जिम्मेदारी मेरी है। प्रॉपर नोट्स मेंटेन होने चाहिए आपकी कॉपी पर, सारी चीजें शेड्यूल से जिस तरह आपसे पढ़ाई हैं वैसे वैसे मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अलजेब्रा का क्वेश्चन एक आपकी नजरों के सामने आया है। ये जो क्वेश्चन है भैया ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है सीजीएल पेपर में, तो किस तरीके से इसको डील करेंगे देखो जरा ध्यान से। कह रहे हैं कि भैया m की पावर 4 प्लस 1 अपॉन m की पावर 4 की वैल्यू 119 है और आपसे पूछा है m माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू बताइए कि कितना होगा। ठीक, तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं और मैंने कई बार बताई है कि जब भी बड़े पावर से छोटी पावर पे जाना होता है, जब भी बड़ी पावर से छोटी पावर पे जाना होता है, तो ये जो सामने वाला नंबर होता है ना ऐसे क्वेश्चन में, ये या तो 2 जोड़कर किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है या 2 घटाकर किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये श्योर है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं किसी बुक में, ये समझ लो, तुम गांठ बांध लो। ठीक है, तो तुमने कहा सर m बराबर m की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन m की पावर 4 बराबर 119 है, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें और इधर भी 2 जोड़ दें तो नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा बताओ? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 2 जोड़ दिए, 2 लाते हैं तो इधर से दें, 2 लाते हैं पीछे से दें, तुम जहां थे वहीं आ जाओगे, तो इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप कह रहे हो कि सर ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये लिखा हुआ है m की पावर 4 प्लस 1 अपॉन m की पावर 4 प्लस 2, ये लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिखा हुआ है कि नहीं? और ये 119 प्लस 2 121 है। अब तुमने कहा भैया ये 2 यहां से हटके यहां रूट लग जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर का मान जो है वो 11 आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, फिर क्या हुआ, मैंने फिर वही कह रहा हूं कि अभी भी बड़ी पावर है और छोटी पे कूदना है, तो ये नंबर या तो 2 घटा के परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा, या 2 जोड़कर। तो अभी देखो 2 घटा के बनना है तो 2 घटा दो प्यार से मोहब्बत से यहां से, तो ये जो चीज अब बन गई, ये बन गई m माइनस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर, और ये 11 में से 2 घटाएंगे 9, ये स्क्वायर इधर आएगा, इस रूट पे 9 लग जाएगा, और रूट 9 कितना होता है 3, और ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 3। ध्यान रखना रूट के अंदर अगर ए लिखा है तो ये बाहर आता है तो प्लस माइनस ए पे पावर बनवाई, ये अगर ए स्क्वायर लिखा है तो जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस ए आएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं, रूट के बाहर वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में ही ले ली जाती है, तो इसमें प्लस माइनस का ऑप्शन था, तो आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
फिर से एसएससी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है 2014 का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भैया, देखिए मैंने कई बार बोला है एग्जाम पैटर्न जो है वो बिल्कुल नहीं बदला है, सिर्फ कैलकुलेशन जो है बदली है, कॉन्सेप्ट वही है, उसी चीजों पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। आप 2019 का पेपर उठा लीजिए, 20 का उठा लीजिए, आपको क्वेश्चन के टाइप वही मिलेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी मिलेगी। तो साथ साथ आंसर बताने का प्रयास किया करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड को मेंटेन करें, थिंक विदाउट इंक, बिना इंक के काम करने की पूरा प्रयास करें, कॉपी पेन सामने रखो, पर जरूरी नहीं है कि उसकी हेल्प लो। ठीक है भैया, क्वेश्चन कह रहे हैं एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं, तो एक समान क्षमता को कितने नल उसी टंकी की पानी को 15 मिनट में भर सकते हैं। हैविंग द सेम कैपेसिटी 9 टैप्स fill up a water tank in 20 minutes. How many taps of the same capacity are required to fill up the same water tank in 15 minutes? Are you get it or not? ये कह रहे हैं भैया कि 9 नल हैं, वो 20 मिनट में किसी पानी की टंकी को भर रहे हैं, तो 15 मिनट में कितने नल भर देंगे। ये तो बच्चों वाली है, M1D1 कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, M1D1 बराबर M2D2, ये वही कॉन्सेप्ट लग रहा है पाइप के चैप्टर में, ध्यान समझ लेना। तो आपको 20 नंबर 180 मार्क्स साहब, और 15 नीचे आ जाएगा, x बराबर 15 से 180 कट जाएगा, तो भैया उत्तर आ जाएगा 12 सवाल का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। बात की गहराई नाप रहे हैं कि नहीं, बात बहुत गहरी है, नापनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझा देते हैं। अगला क्वेश्चन एक रोम्बस का क्वेश्चन है, रोम्बस का। तो कई बच्चों को ये नाम ही नहीं पता होगा रोम्बस, हिंदी में इसको समचतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, ये हिंदी में समचतुर्भुज के नाम से कुख्यात है। देखिए ये जो कुख्यात अपराधी है रोम्बस, ये क्या कहता है कि भैया अगर ये कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, देखो मैं आपको समझाता हूं, मैंने कई बार ऑफलाइन में भी आपको ये बात इसी तरह समझाई और बताई भी है, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखिए। रोम्बस कुछ नहीं होता है, आप सभी स्क्वायर तो जानते ही होंगे कि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, ये समझते हैं आप स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर को किसी भी एक तरफ से हम लात मार दें, इधर से मार दें या इधर से मार दें, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा घूम जाएगा, तिरछा हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये थोड़ा सा बस तिरछा हुआ है, भुजाएं अभी भी इसकी बराबर रहेंगी और बस एंगल बदल जाएगा क्योंकि लात मार दी है। दैट फिगर इज कॉल्ड रोम्बस। चारों भुजाएं आपस में बराबर हो अगर और पैरेलल हो तो हम उसको रोम्बस बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। नाम में लिखा है समचतुर्भुज, चार भुजाओं का होना चाहिए और सम होनी चाहिए, भुजाएं बराबर होनी चाहिए, एक समान। समझ गए भैया? चलिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट था इस रोम्बस में। अगला एक कॉन्सेप्ट और बताना है, फिर ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे कि अगर किसी रोम्बस की हम बात करें तो उस रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना दोस्तों, ये विकर्ण, ये डायगोनल जो होते हैं ना, ये आपस में बराबर बराबर काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बात की गहराई पकड़ना, ये जो रोम्बस होता है, जो डायगोनल होते हैं, जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ये आपस में 90 डिग्री पर तो काटते हैं, आपस में 90 डिग्री भी काटते हैं ये सारे, और आपस में बराबर बराबर भी काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर है? इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट। अच्छा, ये समझ गए। तो आपने कहा भैया इसका एरिया बताओ फिर कितना होगा, तो मैं कह रहा हूं अगर ये D1 है और ये D2 है, इसकी विकर्ण की लंबाई, तो इसका एरिया होता है हाफ D1 गुणा D2, दोनों डायगोनल का गुणा और उसका आधा, यही क्षेत्रफल होता है रोम्बस का। अगर ये रोम्बस का इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो दोस्तों मजे के साथ इस क्वेश्चन को करते हैं। मंस की नजरों से देखें तो सीजीएल मेंस एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है भैया कि एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है, तो एक रोम्बस इस तरीके से बना लेते हैं सबसे पहले ऐसा। अब कह रहे हैं कि एक किनारा उसका 10 सेंटीमीटर है, यानी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर होंगी। मानते हो ये बात? क्योंकि अभी बताया कि सारी भुजाएं बराबर होती है रोम्बस की, भाई लात मार देते हैं स्क्वायर में। और उसके बाद अगर एक डायगोनल हमें दे रखा है, एक डायगोनल मास्टर इसका 12 दे रखा है। बहुत ध्यान से बेटा बोर्ड पर देखना, आपके पर कच्चे उड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान सुनना। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं और कलर ले लेता हूं मैं ब्लू कलर, आज ब्लू है पानी पानी। बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से दूसरा डायगोनल यहां मिला दूं इस तरीके से, तो अभी बताया है कि रोम्बस के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये पूरा 12 का है तो इसका मतलब है ये भुजा 6 की होगी और ये भुजा भी 6 की होगी। एक बात और बताइए कि रोम्बस के डायगोनल आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं, तो भैया अगर ये 6 है और ये 10 है
और ये 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल ट्रिपलेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं, तो ये भुजा कितनी होगी भैया 8 होगी। तो अगर ये 8 है, चूंकि ये डायगोनल काट रहा है तो ये बराबर होगी, तो ये वाला उधर वाला भी 8 होगा। तो आप बोलोगे कि भैया एक डायगोनल तो 12 दे ही रखा था, दूसरा डायगोनल ट्रिपलेट से 8 और 8 16 हमने निकाल लिया, तो एरिया निकालना बच्चों वाला बात नजर आ रहा है मुझे कि 1/2 12 इंटू 16, 2 से 12 6 बार, 16 छक्का 96। इस सवाल का परम सत्य जवाब है जो कि ये छुपा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में छुपा, रुस्तम 96। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, कठिन सवाल है, जो भी बच्चा उत्तर बताएगा बुद्धिमान बच्चा कहलाएगा। बहुत ही ध्यान से समझें। पता है सवाल का आंसर करें दोस्तों, कौन कर रहा है? मैं कमेंट आपके जरूर देखूंगा बाद में, अभी नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, कमेंट जब वीडियो जाएगी प्रीमियर तो देखूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है? मैं देखूंगा कौन बच्चा आंसर कर रहा था। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलक, गोलक किस शेप में होती है दोस्तों? सबके पास गोलक रही होगी बचपन में, 1 रुपया डाल दिया, 2 डाल दिए, 10 डाल दिया है, और फिर जब खत्म हो गए तब ऐसे करके चिमटी से खींचने की कोशिश की पर खींच नहीं पाए। 3 सेंटीमीटर वाला एक ठोस गोलक है और उसको पिघलाकर 4 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली लंबवृत्तीय बेलनाकार ट्यूब बनाई गई है। उसकी बाह्य त्रिज्या 5 है, तो इस ट्यूब की मोटाई बताइए। अरे भैया क्वेश्चन बहुत दिलदार है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्फेरिकल टाइप की गोलक थी, स्फेयर शेप था गोलक का, ठीक? इसको पिघलाकर एक खोखला सिलेंडर बनाया गया, होलो सिलेंडर। बहुत मजे से सुनना भैया बात को, नहीं तो तुम्हारी तोते उड़ जाएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं तुम्हें, अगर तुमने मेरी बात गहराई से नहीं समझी। ये खोखला बेलन बना दिया एक, इमेजिन करना। तो ये कह रहे हैं देखो अगर खोखला बेलन है तो उसकी कुछ मोटाई होगी ना भाई, खोखला अगर बेलन है तो कोई मोटाई होती है ना उसकी, वो जो थिकनेस होती है, तो वो थिकनेस पूछ रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये बात तुम जानते हो कि नहीं, थिकनेस वो कैसे निकल सकती है? थिकनेस फील करना, बात 3D है भैया, कि थिकनेस तभी तो निकल पाएगी जब हमें पूरी रेडियस पता हो, पॉइंट सेंटर से लेकर बाहर तक की और अंदर तक की पता हो। तो बाहर वाली रेडियस में से हम अंदर वाली घटा देंगे तो मोटाई आ जाएगी कि नहीं? बताओ, मानते हो ये बात? तो मन की नजरों से अगर देखें तो मैंने कई बार बताया कि जब भी किसी 3D फिगर को पिघलाकर, गलाकर, तोड़कर कोई दूसरा 3D फिगर में कन्वर्ट कर दें तो दोनों के वॉल्यूम बराबर होते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो कह रहे हैं कि स्फीयर को तोड़ मरोड़ कर बेलन बना दिया तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो। आपको सर स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? आपको स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? तो देखो नॉर्मल बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट चूंकि ये खोखला बेलन है तो हम सेंटर से बाहर वाली रेडियस R2 मान ले रहे हैं और अंदर वाली R1 मान ले रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि ऊंचाई तो बराबर ही होगी भाई। समझ रहे हो बात की गहराई दोस्त? अच्छा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलक है, यानी इसकी स्फीयर की त्रिज्या कितनी है? 3, तो आप कहोगे 4/3 इंटू पाई, को पाई से पाई काट दो ये, ठीक है? और आर क्यूब होता है 3 का क्यूब 27, लिख दो यहाँ पर बराबर R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो बाहर वाली त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस R1 इंटू एच। ऊंचाई भी दे रखी होगी, कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, वो यहाँ लिख दो। आर की वैल्यू पता करनी है, आर की वैल्यू नहीं घटाना पड़ेगा, अंतर पता करना है, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे भैया? आप बोलोगे कि इसको सॉल्व कर लो, 3 निम 27, ये 4 से ये 4 इधर वाला काट दो और ये 9 बराबर आ जाएगा 25 माइनस R2। अब R2 इधर आएगा तो 25 में से 9 घट जाएगा, R2 आ जाएगा 16, और R1 कितना है? R1 कितना था? बोल ही नहीं रहे हो गधे आदमी, R1 था 5। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर R1 5 था और R2 हमारा 16 निकल के आया है तो 16 और 5 का अंतर कितना है? तो आप कहोगे 16-5 का अंतर जो है वो 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, बट ऑप्शन में 1 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखो, तो इज देयर एनी कैलकुलेशन मिस्टेक मेड बाय मी? जरा देखो बहुत ध्यान से, मैंने क्या किया है, कोई डाटा गलत तो नहीं लिया? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोलक है, उसको पिघलाकर, तो इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब लिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद बराबर में 4 सेंटीमीटर लंबा एक खोखला है, ये हाइट है 4, और बेलन की ट्यूब बनाई जाती है, उसकी बाहरी त्रिज्या 5 है, बिल्कुल 5 का स्क्वायर 25 लेंगे माइनस R1। अच्छा, ये देखिए गलती समझ में आ गई भैया? R2 या R1 लिखा है ना, इसका स्क्वायर यहाँ होगा और मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, R2 स्क्वायर, ठीक है? तो भैया अगर ये R2 स्क्वायर है तो 16 पे जब रूट चढ़ाओगे तो 16 रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा? 4। समझ रहे हो भैया? R1 5 है, R2 4 है, दोनों रेडियस का डिफरेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तब आंसर ए ऑप्शन आएगा 1 सेंटीमीटर। समझ रहे हो दोस्त? समझ पा रहे हैं बात को? तब वो
मोटाई 1 सेंटीमीटर आएगी, दोनों त्रिज्याओं का अंतर। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से एक एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। रेशियो प्रोपोर्शन को शामिल कर दिया है किसमें? ज्योमेट्री में। समझ रहे भैया? 2 चैप्टर का संगम है ये, बहुत ही ध्यान से देखें। मैंने कई बार आपको कहा है कि यहाँ परिमाप की बात हो रही है किसी भी त्रिभुज की, तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? आप कहोगे किसी भी फिगर का सर पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स एक्सटर्नल बाउंड्री। अगर बहुत बढ़िया डेफिनेशन की बात करें तो सभी बाहरी बाउंड्री का सम जो होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। समझ रहे हो भैया? अगर एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की पेरीमीटर की बात करें तो अगर एक आपका ट्रायंगल है, उसकी भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 दे रखा है, तो हमने कहा था सबसे पहले ये अनुपात है साइड का, इसको अच्छा बनाओ, प्यारा प्यारा। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम ऊपर लिख लो। एलसीएम 12 आता है, 2 छंग 12, 6 एकम 6, 6x मान लो, 3 चौगु 12, 4x मान लो, 4 तिया 12, 3x मान लो। टोटल सम करेंगे साइड का तो 13x आ जाएगा। ये पेरीमीटर है लेकिन क्वेश्चन में ये 104 है, तो 13x की वैल्यू 104, 13 8 104x की वैल्यू 8 आ गई। कह रहे हम सबसे लंबी भुजा बताइए, तो सबसे लंबी भुजा तो 6x है, तो 8 छंग 48 सबसे लंबी भुजा आ जाएगी। बताइए क्या बिल्कुल क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चनों का तो कीमा बना देंगे, कीमा मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? भले ही मेंस का बना रहे चाहे कहीं का बना रहे, हम इसको गिरा देंगे। ले नेक्स्ट अगर देखो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में आपको कराया था, जो भी बच्चा मुझसे जुड़ा होगा। ये क्वेश्चन जो है सीडीएस में पूछा गया है इस बार की। सीडीएस का जो 2019 में एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या है बहुत ध्यान से देखें, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 ये किस संख्या से भाग हो जाएगा? ये पूछ रहे हैं, बताओ बोलिए किस संख्या से इसमें भाग चला जाएगा? तो आप मुझसे बोलोगे कि सर एक काम कर लो, 2 की पावर 71 बाहर ले लो मोहब्बत से, अंदर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 और यहाँ बचेगा 2 की पावर 2 और यहाँ बचेगा 2 की पावर 3। तो आप कह रहे हो कि ये 2 की पावर 71 में गुणा हो जाएगा, ये 2 और 1 3, 3 और ये 4, 7 और 7 और ये 8, 15 का। तो आप बताइए ऐसी चीज जो 15 से कट जाए वो चीज जो है वो इस संख्या को डिविजिबल कर देगी। ध्यान से देखो कोई गलती तो नहीं की है। यहाँ से हमने 2 की पावर 71 वाल ली, 1 बचा, तो यहाँ पे 71 लेंगे तो 1 पावर बचेगी, यहाँ से लेंगे 2 बचेगी, यहाँ से 3, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया और ये 1 आ गया, तो ये 2 आ गया, सॉरी ये 2 है। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 14 और 1 15, 15 ही आएगा, बिल्कुल सही है। अब आप बताइए जो 15 होता है वो किस किस से कटता है? तो आप कहोगे 3 से कटता है सर, 5 से कटता है। तो आप बताइए ये जो संख्या है वो किससे कटेगी? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 71 है। मन की नजरों से देखो, देखना 2 की पावर 71 की यूनिट डिजिट पता कर लो, क्योंकि देखो अब हम क्या कर सकते थे कि 3 और 5 से कट रही है संख्या, तो 9 और 10 दोनों ऑप्शन है। अब 10 भी 5 से कटता है और 3 भी कटता है 9 से, तो आप कौन सा डिसाइड करें? तो यूनिट डिजिट देखो, अगर यूनिट डिजिट 5 से कटने वाला आ जाए तो 10 70 लगा देना, तो वो संख्या 10 से कट जाएगी। समझ पा रहे हैं? देखो कैसे, 71 को 4 से भाग लगाओ, तो आप कहोगे सर 4 से अगर 71 को भाग लगाएं तो 70 कटता है 4 से कि नहीं कटता है? बोलो। तो 17 चौकू 68 होता है ना, और 18 चौकू 72 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 17 बार जाएगा 68, 2 बचेगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करोगे तो भाई 68 आएगा, तो 2 की पावर 2 करोगे कि नहीं? क्योंकि जो शेषफल बचता है वही तो लगाते हैं यूनिट डिजिट में। तो 2 की पावर 2 करोगे तो 2 की पावर 2 कितना होगा? 4, और इसमें गुणा करोगे 15 का। तो आप बताओ 15 5 का जब 4 में गुणा होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। अगर यूनिट डिजिट 0 आता है, ऐसी कोई भी संख्या इस दुनिया में नहीं बनी जिसका यूनिट डिजिट 0 हो और वो 10 से ना कटे, तो इसका मतलब है कि संख्या 10 से कट जाएगी। बी ऑप्शन आंसर। समझ पा रहे हैं क्या? बोलो 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 बोलो। और अगर तुम्हें यूनिट डिजिट समझने में दिक्कत है कि यूनिट डिजिट जो है वो सर कैसे निकाली जाएगी, तो लिखना आप गूगल पे टाइप करना, यूट्यूब पर भी नहीं, गूगल से सीधा लिंक आता है, यूनिट डिजिट बाई गुलशन सर, यूनिट डिजिट बाई गुलशन सर ऑन गुलशन यादव एजुकेशन। पूरी वीडियो आ जाएगी यूनिट डिजिट की, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने पूरा यूनिट डिजिट। मन लगा के उसको पढ़ लो, फिर यूनिट डिजिट निकालना आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है भैया, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा कमेंट में आंसर बताएगा। इजी क्वेश्चन नहीं है दोस्त, समझने में तोते उड़ जाएंगे तुम्हारी, ये समझ लेना। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहे किसी वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाए।
बात की गहराई समझना। किसी स्क्वायर के डायगोनल पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है, तो कह रहे हैं उस इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। समझ पा रहे हैं दोस्तों? देखना मजे से मैं करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि एक वर्ग बनाइए, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाइए इस तरीके से। तो आपने ये एक स्क्वायर बना लिया और इस स्क्वायर में ये एक डायगोनल कर दिया, एक विकर्ण बना दिया। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ठीक है भैया? तो ये विकर्ण बना दिया। अब कह रहे हैं कि इस विकर्ण पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। तो मैं इस वाले विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना ले रहा हूं। सपोज समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके का रहा होगा, ठीक है? ये समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सभी साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा, मन की नजरों से एक बात बताओ दोस्त, अगर भुजा स्क्वायर की ए है और ये वाली भी ए है, तो चिल्ला चिल्ला के बताया है कि जो डायगोनल होता है वो √2 × ए होता है भुजा। भाई जो डायगोनल होता है किसी भी स्क्वायर का वो क्या होता है, √2 × भुजा। अच्छा, अगर इस भुजा पर, इस डायगोनल पर ही इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है, तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर भुजा जो होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे वो भी √2 × ए होगी। तो आपने कहा भैया ट्रायंगल जो है उसकी साइड आपने निकाल ली √2 × ए, और जो आपका एरिया स्क्वायर का आ जाएगा वो साइड का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर का, और अनुपात पूछ रहे हैं ट्रायंगल के क्षेत्रफल के साथ। तो आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लो, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, काफी थक गया हूं मैं भी यार काम करते करते आज तो। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो √3/4 × ए स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। तो आपने कहा कि सर वर्ग का एरिया ए स्क्वायर निकाल लिया था, और इसका जो एरिया आ जाएगा √3/4 × भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी थी क्वेश्चन में वहां पर, √2 × ए, तो वो यहां रख देंगे √2 × ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे भैया कि ये 4 जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये 4a स्क्वायर अनुपात √3 × ये 2 करेंगे तो 2 × ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, उत्तर आ गया 2 अनुपात √3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में छुपा हुआ है। 2 अनुपात √3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, प्री एग्जाम का क्वेश्चन रह चुका है। क्वेश्चन की गर्दा उड़ा देंगे हम कहेंगे कि सर x + 1/x √3 है और x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 आप हमसे जानना चाह रहे हैं। तो आप जानते हो कि भैया आपने सर बताया था कि जब x + 1/x जो होता है वो n हो, तो x³ + 1/x³ जो होता है वो n³ - 3n होता है। पता है ना आपको ये बात? तो x + 1/x √3 है, यानी ये n की वैल्यू है, और x³ + 1/x³ पूछ रहे हैं, उत्तर हो जाएगा n³ - 3n √3 का क्यूब - 3 × √3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भैया आज तो सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के ही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम्हारी बुद्धि ना खिसक जाए इनको करके। मन से करना। देखो ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, सीपीओ का क्वेश्चन है, 2017 का सीपीओ में पूछा गया है। a² = b + c है, और b² = a + c है, और c² = आपका b + a है। ये गिवन है, ये दिया हुआ है। कह रहे हैं 1/a + 1 बताओ सर, ओके, + 1/b + 1 बताओ सर, + 1/c + 1 बताओ सर। हमने कहा सर एक बात आप मुझे बता दो, आप पूछ तो इतना रहे हो, तो a² की वैल्यू b + c है, और जबकि जो पूछा है उसमें कहीं a² है ही नहीं। तो हमने कहा अच्छा यहाँ से हमें तो सॉल्यूशन मिल जाएगा ना सर, ऐसा ही तो सोचना होता है मैथ में कि ये चाहिए है लेकिन ये है ही नहीं। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे a का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर a का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी a का मल्टीप्लाई पूरे में कर दो, यहाँ b का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर भी b का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ c का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर भी c का मल्टीप्लाई कर दो। आपको भी आ जाएगा a/a² + a, ये आ जाएगा आपका b/b² + b, ये आ जाएगा c/c² + c। मन की नजरों से देखें तो a² बराबर है b + c, को उठा के यहाँ चिपका दें इसे a² की जगह, तो ये आ जाएगा ये a है और b + c वो है, तो a/a + b + c प्लस b/b² की जगह a + c रख दो, तो b यहाँ पहले से a + b + c बनेगा, प्लस ये भी बनेगा आपका c/a + b + c, जब c² की वैल्यू रखोगे। मन की नजरों से फिर से एक बार देख लें, बहुत ही ध्यान से सुनो बेटा।
मजा आ रहा है आज मुझे बहुत ही मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा। आप कह रहे हैं सर ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, तो ये एलसीएम जो है ऊपर यहाँ आ जाओ, यहाँ इस बॉक्स में आ जाओ। ए प्लस बी प्लस सी सर एलसीएम आ जाएगा और ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ये कट जाएगा आपस में, तो उत्तर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इस सवाल का तो आंसर खैर ऑप्शन से ही संभव है, बाकी बेसिक से एक्स मान के करोगे तो बहुत बड़ा जाएगा, बहुत तगड़ा। आप बेसिक से करें सवाल को, कह रहे हैं कि किसी 2 अंक की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 2 अधिक, इसमें भी है, इसमें 2 कम है, ये नहीं आंसर नहीं होगा, इसमें 4 ज्यादा है, ये नहीं आंसर नहीं होगा, और इसमें भी 2 ही ज्यादा है। ठीक, यानी ये और ये आंसर हो सकता है, ए और बी। आगे देखो, ये 2 ज्यादा है ना, इकाई का दहाई से 2 ज्यादा है, तो 2 ही ऑप्शन में ज्यादा है। चलो आगे आ जाओ। यार संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है। संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल, तो संख्या है 46 यहाँ सपोज पहली लें, और इसके अंकों का योग है 10, तो 46 गुणा 10 करेंगे तो ये 460 आएगा, ये आंसर नहीं है, आंसर है 24। ठीक है, कैसे? 24 का गुणा करो, 4 और 2 6, और 24 का 24 छक्का कितना होता है 144। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, वो भैया 4 और 2 6 आ रहा है योगफल अंकों का, और ये संख्या में अगर गुणा कर दें इनके अंकों के योग का तो वो 144 आ रहा है, और कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का लिया है मेरे दोस्तों, जो आपको मजा दिला देगा, आपकी जिंदगी बना देगा, और ऐसा क्वेश्चन ये आप देख ही सकते हैं सीपीयू 2016 में पूछा गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक लगाएं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटिशन में आ गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आप सबसे पहले कोई कॉन्सेप्ट समझें। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, कि अगर कहीं मैं ये लिख दूं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और अगर बाई चांस ये लिखा है और a प्लस बी बराबर 90 है, ध्यान सुनना दोस्त, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b लिखा है, और a प्लस बी जो एंगल है वो सम 90 है उनका, तो इस जगह इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b कितना होता है? 1 होता है, अगर एंगल का सम 90 है। तब आपने कहा सर इसको यहाँ कैसे लगाएंगे, तो मैंने कहा अच्छा पहले तो इसको मिटा लो यहाँ से, तभी तो बताएंगे कि यहाँ कैसे लगाएंगे। तो आपने कहा सर देखो बहुत ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर 2 डिग्री लिखा हुआ है, आगे साइन स्क्वायर 4 डिग्री लिखा हुआ है, आगे साइन स्क्वायर 6 डिग्री लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके सीरीज है साइन स्क्वायर 90 तक। समझ में आ गया? तो मन की नजरों से देखो, अगर ये साइन स्क्वायर 2 लिखा है तो इवन नंबर की सीरीज चल रही है कि नहीं? देखो 2 4 6 ऐसे आगे कहीं ना कहीं 88 भी आएगा 90 से पहले, बुलवाएगा कि नहीं? तो 88 और 2 का जोड़ा बन जाएगा, 88 और 2 90 होते हैं, 88 और 2 का जोड़ा बन के कितना आंसर आएगा? 1। ठीक, एक जोड़े का आंसर 1 है। फिर ऐसे साइन स्क्वायर 4 है, तो कहीं यहाँ पर साइन स्क्वायर इसके 88 के पीछे साइन स्क्वायर 86 भी होगा, तो साइन स्क्वायर 86 और साइन स्क्वायर 4 90 मिलकर फिर से एक जोड़ा बन जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। 1 वो प्लस में है सब, तो 1 1 2 ऐसे ही कई सारे जोड़े बनेंगे 90 तक। तो इसका मतलब जितने जोड़े बनेंगे उतने ही तो आंसर होंगे। तो जोड़े कितने बनेंगे ध्यान से सुनना दोस्तों। अब आप कहना सर जो ये साइन स्क्वायर 90 है इसका तो जोड़ा किसी के साथ बनेगा नहीं, ठीक है, 88 तक बनेगा, तो इससे पहले कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर 88 होगा। ठीक है, यहां तक जोड़ा बनेगा, तो आप कह रहे हो कि सर एक काम करो, यहां तक अगर जोड़ा बनेगा तो इसी को कर लेते हैं। यहां तक अगर जोड़ा बनेगा तो बहुत ध्यान से आप देखें कि सर यहां तक सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लो कि कितनी संख्याएं हैं 88 तक। तो आपने कहा सर संख्याएं जब पता की जाती, नंबर यहां ऊपर देखो, ऊपर यहां पर नंबर जब पता किया जाता है क्या किया जाता है? लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन अंतर प्लस 1। जब नंबर ऑफ टर्म्स की पता करते हैं तो क्या करते हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 88 में से 2 घटाओ कितना आएगा? 86। 86 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 43, और 43 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 44। यानी इसमें टोटल साइन स्क्वायर 2 से लेकर साइन स्क्वायर 88 तक 44 टर्म होंगे। साइन स्क्वायर 2 से लेकर साइन स्क्वायर 88 तक टोटल टर्म जो होंगे वो कितने होंगे? 44। तो आपने कहा अच्छा अगर टोटल टर्म सर 44 होंगे तो 2 टर्म मिलकर 1 बनाते हैं, तो 44 टर्म मिलकर 22 बनाएंगे। 2 टर्म साइन स्क्वायर के मिलकर 1 देते हैं, अभी समझाया है। तो 44 टर्म में कितने जोड़े बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 22 जोड़े बन जाएंगे, यानी 22 तो उत्तर वो आ जाएगा। और जो एक साइन स्क्वायर 90 छोड़ा था ना हमने, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 1 वो हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 23। सवाल का ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा।
ठीक है भैया, समझ आ गया बिल्कुल, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बढ़िया क्वेश्चन होता है इस टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं मीडियन 9, 12 और 15, ये टफ क्वेश्चन है, हेडिंग लगाएं इस पे, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा। 9, 12 और 15 मीडियन है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, मेन त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए माध्यिका क्या होती है थोड़ा ही समझ ले, मीडियन क्या चीज होती है कई बच्चों को नहीं पता होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा अगर एक ट्राइंगल है ए, बी और सी, और अगर एक किसी भी एक बिंदु से हम कोई एक ऐसी लाइन सामने वाली लाइन पे गिराएं जो उस लाइन को आधा आधा कर दे, उसके मिड पॉइंट पे गिरे और उस त्रिभुज को भी दो बराबर क्षेत्रफल में बांट दे, that particular line is called median of any triangle. What do you mean by median? Median is nothing but a line which is segmented on the midpoint of the front line, then it is called median, and it also divide the triangle into two equal area part. क्लियर है दोस्तों? ठीक है, यानी सामने वाले मिड पॉइंट पे गिरा दे और दो बराबर बराबर भागों में बांट दे, उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो देखिए एक ट्राइंगल में कुल मिलाकर 3 मीडियन गिराई जा सकती हैं, सिर्फ एक ट्राइंगल में कुल मिलाकर कितनी मीडियन गिराई जा सकती है? 3 माध्यिका, और जहां ये सभी मीडियन कटती हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। इन हिंदी इट इज कॉल्ड केंद्रक। व्हाट इट इज कॉल्ड? केंद्रक। ठीक, इतना ही कहते हैं, आज इसकी जानकारी इतनी रखते हैं केंद्रक क्या होता है। फिलहाल मुद्दा था कि ये 9, 12, 15 जो है मीडियन है। तो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एरिया ऑफ एबीसी जो मेन ट्रायंगल होगा होता है 4/3 ट्रायंगल फॉर्म बाय मीडियन। तो अगर आप बेटा होशियार हैं और तैयारी एसएससी सीजीएल या यूपीएसआई की कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 9, 12, 15 एक ट्रिपलेट होता है मास्टर साहब। 9, 12, 15 एक ट्रिपलेट है जिसमें 9, 12 और 15 हाइपोटेनियस। तो इस ट्रिपलेट का इसका इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 गुणा 9 गुणा 12, भाई 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 12 कट जाएगा 6, 9 6 54। तो ये जो मेन एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय मीडियन। तो 9 6 कितना फॉर्म किया उन्होंने? 54, वो यहाँ चिपका देंगे 54, 3 से 54 कट जाएगा 18, 12, 18 चौको 72। इस सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, सवाल का आंसर आ गया ये। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन। तो आज की क्लास के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आपसे उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी आपको क्लास लगी होगी। अगर सब बच्चों को क्लास अच्छी लगी है, पसंद आ रही है इस इमोजी की तरह, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो कृपया क्लास को लाइक कर दें। और क्या करना आप जानते हैं? शेयर करना जानते हैं, और क्या करना जानते हैं? सब्सक्राइब करना जानते हैं, और क्या करना जानते हैं? दिस इज कॉल्ड घंटी। तो घंटी को टन 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 दबा दो, तभी सुनेगा भगवान तुम्हारी। ठीक है, चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ में अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी रीजनिंग के साथ में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शाम को मिलेंगे। आज सुबह सीलू सर की करंट अफेयर की क्लास हुई थी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर उनको बताएं, उस वीडियो पे लिख कमेंट करके। और शाम को हमारे विकास सर भी अभी साथ में बैठे हुए हैं, तो शाम को आज या कल शाम को इंग्लिश की क्लासेस भी आपको मिलती जाएंगी। सुबह 10 बजे शायद इंग्लिश लगाएंगे कल। ठीक है, तो इंग्लिश भी कल से शुरू हो जाएगी, मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए। ठीक है भैया, टाटा बाय बाय। चलो फिर मिलते हैं।